नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के 17 फरवरी के लिए 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा देते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से कॉपी में लिख कर याद कर लेना क्योंकि 100% ये लड़ने वाले क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं 10 क्वेश्चन आपसे 2 नंबर वाले पूछे जाएंगे जिसमें से मात्र 5 को क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, बहुत ही आसानी से लिख दोगे। और 5 नंबर वाले 2 को पूछे जाएंगे जिसमें से 1 को क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो देख लीजिए और इसे ना आप देख कर ना अच्छे से सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए और आप क्वेश्चन को लिख कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप पे एग्जाम में हेल्प करेंगे। सारे लड़के लगभग 95,000 लड़के उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जाइए, लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को सास के पास भेज दिया और वही जो लड़का था वो मतलब कि समझौता का जरिया बना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के पास बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती को भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। आपको ज़्यादा थोड़ी ना लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलती से ला हो गया है, इसको सास बना लेना है ना, आप लोग गलती से ला वहाँ पर लिख दिए थे। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर। ये क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने एक छोटी लड़की ने पूछा था। बस यही आप लोग लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। तो आंसर लिखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया। बस हो गया आंसर। आसान है ना, बहुत ही आसान है, आप लिख भी दोगे, हमको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था, तो याद रखना, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखमयी समय व्यतीत हुआ। और पंडित बिरजू महाराज के पिता का मृत्यु 9.5 साल के उम्र में हुआ था। जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के हुए तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। तो याद रखना, जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत ही दुखद का समय था। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 10वां किया जा सके, मतलब कि उनके घर में इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने पिताजी का कजिया यानी कि क्रियाक्रम किया जा सके, नहीं पैसा था, है ना। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए और उन 2 प्रोग्राम किए, उनको 2 प्रोग्राम से 500 रुपया इकट्ठा हुए, है ना। 10 बार 13वीं की गई, है ना। तो मतलब कि दोस्तों पंडित बिरजू महाराज के जब पिताजी मर गए थे ना, जिस समय मुए थे उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपने पिताजी का क्रियाकर्म कर सके। तो 10 दिन का टाइम दिया जाता है ना 12वीं 13वीं करने के लिए, तो 10 दिन के अंदर वो कहीं जाकर 2 प्रोग्राम किए थे। उस 2 प्रोग्राम में इनको 500 रुपया मिला, तो उसी 500 रुपया से 12वीं 13वीं अपने पिताजी का ये किए थे, है ना। ऐसी हालत में नाचना और पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में सबसे दुखमय समय था। बताओ, पिताजी का देहांत हुआ, क्रियाक्रम बाकी है और उसी में हम जाकर प्रोग्राम करेंगे, नाचेंगे, ये दुखद का समय है, तो है ना, बिल्कुल है दुखद का समय। तो बिल्कुल आप कह सकते हो, आप तो और दुखद हो जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनकी संक्षिप्त परिचय दीजिए, है ना, परिचय दीजिए, बताइए। देखिए पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो आंसर लिखिएगा, पंडित बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे, वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उसी समय उन बाबूजी की मृत्यु हो गई। बिरजू महाराज को तालीम बाबूजी से ही दिया, है ना। बिरजू महाराज को तालीम की शिक्षा बाबूजी ने ही दिया था, यानी कि उनके पिताजी ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए, यानी कि आप पहली बार बहादुर को देखे उसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो लिखिएगा, पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चमटा एवं शरीर ठिकाना चकैत था
वो सफ़ेद नेकर आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। मतलब कि जब दोस्तों बहादुर को पहली बार देखा गया था तो वो कैसा दिख रहा था, क्या क्या पहना था, कैसा नहीं था, यही बस आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 6 नंबर दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक परंपरा ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो परंपरा ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर न होकर साहित्य की रचना करना चाहते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के लिए परंपरा ज्ञान अति आवश्यक है। तो हम लोग लिखेंगे जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा ज्ञान सही प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। तो बस आपको यहाँ पर यही लिख देना है बहुत अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों हम आपको बता दें 7 नंबर क्वेश्चन है ना। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के स्थायी मूल्य अधिक स्थायी कैसे होते हैं? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंग हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विरहल कर देती है। ये आपको यहाँ पर लिख देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर दोस्तों। 8 नंबर आपका प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? तो लेखक यहाँ पर लिखिएगा, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ठीक है ना, इतना मतलब कि गतिशीलता जरूर होनी चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर में लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और कहाँ और वहाँ किनके संपर्क में आए? मतलब दोस्तों नृत्य की शिक्षा के लिए पंडित बिरजू महाराज सबसे पहले किस संस्था से जुड़े थे और वो किसके संपर्क में आए? तो लिखिएगा, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहाँ के कपिला जी के संपर्क में आए। वहाँ के कपिला जी के वो संपर्क में आए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में है। और वो किसके साथ जुड़े? तो कपिला जी के साथ जुड़े थे। ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? या फिर अथवा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो आप लोग आंसर लिखिएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वो नाचते थे और अम्मा देखती थी तब उनकी अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हर हालत में आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर आपका प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न है, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? तो आंसर लिखिएगा, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। यही डर था, इसलिए संतु मछली को छूने से हिचक रहा था। अगला क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता का कारण किस कारण से? डुमराव की महत्ता मतलब कि दोस्तों बिहार में जो डुमराव है वो आज किस महत्व से प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं विश्वविख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव में ही हुआ था, इसलिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो लिखिएगा, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। बस यही आपको लिख देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा,
अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपका है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? तो आप लोग लिखिएगा, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से ही सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। इसलिए दोस्तों वो शिक्षा का ध्येय चरित्र और निर्माण को मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्ण मिलना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों गांधी जी सबसे बढ़िया और उदार शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को ही कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमधन की क्या राय है? या फिर नेताओं के बारे में कवि की राय क्या है बताना है। मतलब कि दोस्तों कौन कवि? हाँ, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जो हैं वो नेताओं के बारे में क्या बोले हैं, नेताओं के बारे में क्या राय दिए हैं, ये आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। आज देश के नेता देश के मार्गदर्शन भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पश्चाताप या सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। मतलब कि दोस्तों इनका कहना है कि आज के इस समय में, आज के हमारे इस देश में जो नेता हैं ये लोग खुद विदेशी भाषाओं का बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। इन लोगों को खुद जनता को उत्साहित करना चाहिए कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, है ना, अपनी बोलचाल से प्रेम करनी चाहिए, भाषा से प्रेम करना चाहिए। लेकिन ये लोग और बढ़ावा दे रहे हैं विदेशी चीज़ों पर, है ना, बल दे रहे हैं, विदेशी भाषाओं को ज़्यादा मतलब मान्यता दे रहे हैं। तो यही दोस्तों कवि का राय है। तो अब बस यही सब लिख देना इसमें, है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 5 अंक वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 17 फरवरी के लिए 5 अंक वाला ये प्रश्न है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको की व्याख्या करें। आपको इसके बारे में व्याख्या करना है ना। ये आपका एक कविता की पंक्ति है और इसी पंक्ति के बारे में आपको हिंदी में व्याख्या करना है, इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है और इस पंक्ति में क्या क्या बातें बोली गई है। तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित हिंदी काव्य पुस्तक से प्रेम अन्य श्री राधिका पाठ से उद्गृहित है। इसमें कवि ने कृष्ण की छवि के प्रति अपने हृदय की रीझ को व्यक्त किया है ना। और आगे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि नंद किशोर ने जिस दिन से चित्त लग गया है उन्हें छोड़कर कहीं नहीं भटकता। कृष्ण को अपना प्रीतम बताते हुए कि मन को पवित्र करने वाले चितचोर को 8 पहर देखते रहने की कामना समाप्त नहीं होती। कृष्ण मन को हरने वाले हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। उनकी मोहिनी मूरत अपलक देखते रहने की आकांक्षा कवि व्यक्त करते हैं। आपको ये लिख देना है, ठीक है। और दोस्तों अगला आपका है प्रश्न 17 फरवरी के लिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसके बारे में व्याख्या करना है, अति स्नेह को डैश बांक नहीं, तहाँ सांचे चले डैश निशांक नहीं। इस मतलब ना पंक्ति को आपको व्याख्या करना है कि इस पंक्ति में क्या क्या बातें बोली गई है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद रचित अति शुद्ध स्नेह कुमारक से उद्गृहित है। इसमें कवि प्रेम की पीड़ा एवं प्रेम की भावना को सरल और स्वाभाविक मार्ग का विवेचन करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कटलशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी है ना, आगे देखिए, जो प्रेमी होते हैं वे अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं तथा उनके अंदर अहंकार समाप्त हो जाते हैं। यह प्रेम रूपी मार्ग इतना पवित्र है कि इस पर चलने वाले प्रेमी हृदय में शेष मात्र भी झिझक, कपट और शांक नहीं रहती।
वह कपटी जो निसंग नहीं है इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो बस आपको इतना लिख देना है ना, इतना ही है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, है ना। इस वीडियो को आप ना अगर शुरू से अच्छे से देखे होंगे ना, तो और वो भी शांति मन में एकदम ध्यानपूर्वक, तो जरूर क्वेश्चन आपको याद हुआ होगा आधा से ज़्यादा, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको पेपर लिखना है और मैं उम्मीद करूंगा, मेरा आशीर्वाद है, माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। और कोशिश करना एक भी क्वेश्चन को न छोड़ कर आए, पूरा 100 में 100 पेपर बना कर आए। जो क्वेश्चन नहीं आएगा 90 नंबर का आपने बना दिया पेपर, 10 नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे क्या ना लिखे, गलती सही हिंदी से रिलेटेड लिख देना, लेकिन लिख कर जरूर आना, है ना। मतलब कि 100 में 100 पेपर बनाकर आपको आना है, ठीक है ना। सबको 100 में 100 पेपर बनाकर आना है, चाहे गलती या सही, जरूर आपको बनाकर आना है, ठीक है।